नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने मॉक टेस्ट फर्स्ट को डिस्कस किया है। आप में से जिन स्टूडेंट ने भी मॉक टेस्ट फर्स्ट को नहीं देखा है वो प्लीज़ मॉक टेस्ट फर्स्ट देखिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के पहले अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आपको मॉक टेस्ट में बताते हैं उसको नोट डाउन ज़रूर करिए क्लास। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके नए पैटर्न पर बेस्ड है। अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें देखा गया है जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े लेंदी फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसमें आपको ए बी सी डी में से सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के पास समय की कमी हो गई थी। बहुत से स्टूडेंट्स के पास उन्हें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा समय और मिलना चाहिए था। तो थोड़ा सा समय और मिलना चाहिए था तो एग्जामिनर तो आपको समय नहीं देगा, जितना टाइम फिक्स है एग्जाम के लिए उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए हम इन मॉक टेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो नए पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। अभी मैं प्रश्न लगाऊंगी तो आपको ऐसा खुद फील होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को वेट भी था, बहुत लोगों को मॉक टेस्ट का मेरा वेट था। तो ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के आप लोगों का कमेंट। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं 2 मिनट का समय आप लोगों का और लूँगी। क्लास डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच 2025 के लिए लेकर आया है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच जो है वो 2025 के लिए है। इसमें एंटायर कोर्स को कवर किया जा रहा है। एंटायर कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल हैं। मेंस में आपके जितने जीएस के पेपर हैं सारे जीएस के पेपर कवर किए जाएंगे। एसए के पेपर, हिंदी के पेपर सब कवर किया जाएगा। किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आपको, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए अब एक कोर्स के बारे में मैं और बता दूं, जिनका भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 अच्छा हुआ है या फिर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स आया है जिसमें कि मेंस के आंसर्स को किस तरीके से लिखना है आपको बताया जाएगा। डेली आपको कुछ आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, मतलब वो पहले से लिखे रहेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए भी, जहां पर आप अपने आंसर्स को लिखकर ग्रुप में सेंड कर सकते हैं और आपके जो आंसर्स हैं वो हमारे फैकल्टी चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग सीखनी है, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है। ये प्रश्न जो है ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो मतलब ये जो टॉपिक आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ा देंगे। यहाँ पर सूर्य की किरणों को वापस परावर्तित करने की बात कही गई है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसे हम एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो मतलब क्या होता है कि जो भी सनरेज सरफेस पे फॉल कर रही हैं उसमें से कितनी सनरेज आपकी वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही हैं, ये उसका एल्बिडो बताता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को वापस परिवर्तित कर देता है, मतलब वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो रेत का रेगिस्तान दिया है, धान की खेती की भूमि दी गई है, फिर ताजा बर्फ से ढकी भूमि दी गई है और लास्ट में आपको पेरी भूमि दी गई है। ठीक है, तो बताइए 1 2 3 4 में से आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, अगर कोई भी लैंड
आइस से ढका हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो किरणें उन पर फॉल कर रही हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे कि अब आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है उस लेवल का प्रश्न है ये। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय पृथ्वी की एल्बिडो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां पर बोला गया है किन टेक्निक्स के थ्रू, किन प्रोसीजर के थ्रू हम पृथ्वी का एल्बिडो बढ़ाते। हमें पृथ्वी का एल्बिडो क्यों बढ़ाना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है। आपको पता है ये सूर्य है, ये क्या है, ये सन है। सन से यूवी रेज हमारे पृथ्वी पर फॉल करती हैं। ठीक है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं सन रेज को जो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं, उनको पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने से रोक देती हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, हमारी पृथ्वी जो है वो और वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। तो हम क्या चाहेंगे, एल्बिडो के थ्रू, इस फिनोमिना के थ्रू जितनी भी सनरेज यहाँ पर यूवी रेज फॉल कर रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ठीक है, ये चीज़ पर ध्यान देने की बात कही गई है। तो किन टेक्निक्स के थ्रू, पहला दिया गया है समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल का छिड़काव करना। इन्होंने बोला है जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर हम सल्फेट एरोसोल को छिड़क दें। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है महासागरों के ऊपर समुद्री जल एरोसोल का छिड़काव करना। फिर थर्ड दिया गया है मकान की छतों पर डामर का उपयोग करना। और आखिरी आपको दिया गया है अंतरिक्ष में कृत्रिम दर्पण स्थापित करना। तो बताइए किसके के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एल्बिडो को बढ़ा सकते हैं। मतलब हम क्या चाहेंगे कि जितनी रेस पृथ्वी पर आ रही हैं उस ज़्यादा से ज़्यादा रेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ताकि हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ये चीज़ समझ में आ गई ना क्लास। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपसे कहूँगी कि मैं तो बोलती रहूँगी तो मेरे स्टूडेंट कहेंगे कि मैम चुप होइए तब आंसर देना, थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा मैम रुकिए, सोचने का मौका दीजिए, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, तुरंत वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पढ़िए और आराम से एक एक स्टेटमेंट को देखिए। उसके बाद खुद आंसर दीजिए, फिर जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ दोनों को मैच करिए। ठीक है, तो मुझे लगता है इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एल्बिडो मतलब पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। एल्बिडो क्या होता है, जितनी सन रेज आपकी यहाँ फॉल हो रही हैं उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। जब हम एल्बिडो को बढ़ाने की बात करेंगे तो हम क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि सल्फेट एरोसोल को हम स्प्रे कर दें स्ट्रेटोस्फियर पे। ठीक है, समताप मंडल पे। अब मैं आप लोग से कुछ प्रश्न पूछूंगी, मुझे ये बताओ कि जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे किस मंडल में होती है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का क्या काम है, जो यूवी रेज आती हैं, ठीक है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती हैं ना। इसी वजह से जब ओजोन होल बढ़ रहा था तो ये एक बहुत चिंता का विषय था। क्यों, अगर ओजोन होल बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूवी रेज हमारे पृथ्वी पर फॉल होंगी, जिसके वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है और पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ठीक है, अगर हम सल्फेट के एरोसोल, छोटे छोटे एरोसोल्स हम स्ट्रेटोस्फीयर में अगर छिड़क देंगे तो ये छोटे छोटे जो कण हैं, ये जो छोटे छोटे एरोसोल हैं, वो क्या करेंगे, जो रेस इन पर फॉल करेगी उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सल्फेट स्प्रे करके स्ट्रेटोस्फीयर में हम एल्बिडो को बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं। क्लास, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये पॉइंट्स आप अपने मेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर स्प्रेइंग सी वाटर एरोसोल ओवर द ओशियन। ठीक है, ओशियन के ऊपर अगर हम सी वाटर स्प्रे कर दें तो उससे भी क्या होगा, जो छोटे छोटे कण होंगे, ठीक है, जो पानी के जो ड्रॉपलेट्स होंगे उससे भी जब सन रेज उन पे फॉल करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। यहाँ पर भी हम एरोसोल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्लेसिंग द एस्फाल्ट ऑन द हाउस रूफ, जो आपका डामर घरों के ऊपर ऐसे ऐसे बना रहता है, इनसे एल्बिडो बढ़ता नहीं है, इनसे एल्बिडो कम होता है। मतलब ये सनरेज को
कम रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। और आखिरी, अंतरिक्ष में कृत्रिम दर्पण स्थापित करके अगर हम आउटर स्पेस में आर्टिफिशियल मिरर स्थापित कर दें, तो आप सभी को पता है, मेरे सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को पता है कि अगर मिरर पे सन रेज फॉल करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो आउटर स्पेस पे अगर मिरर रख दिया जाए तब भी हम एल्बिडो को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है ये ना। देखिए, आपकी परीक्षा में एल्बिडो के बारे में पूछा गया था, तो आपको भी अब तैयार रहना है, और ये तैयारी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए, एल्बिडो 2 कार आपको दिख रही होगी, एक ब्लैक कार है और एक सुंदर सी व्हाइट कार है। अब आप लोगों की जो भी फेवरेट कलर हो, व्हाइट और ब्लैक, जिस कार, मतलब कोई भी कार, अब अच्छी कार सोचना थोड़ा, ठीक है, कोई एसयूवी सोचना, फॉर्च्यूनर सोचना, जो भी मन करे आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो व्हाइट कार है उसका एल्बिडो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो ब्लैक कलर होता है, जो काला रंग होता है, वो क्या करता है? वो रेस को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए गर्मी में भी कहा जाता है ना कि काले कपड़े पहन के बाहर मत जाओ, गर्मी है, हल्के रंग के कपड़े पहनो। उससे क्या होगा? हल्के रंग के कपड़े पहनने से कम गर्मी लगेगी। क्यों कम गर्मी लगेगी? कि ज़्यादा से ज़्यादा किरणें रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। जो ब्लैक कलर होता है वो हमेशा गुड एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, किरणों को जो इस पर फॉल कर रही है। तो यहाँ पर अगर सनलाइट फॉल कर रही है या कोई भी लाइट फॉल कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी? वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इसी वजह से इसका जो एल्बिडो है वो क्या है? लो एल्बिडो है। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट जो है वो ज़्यादा किरणों को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो जो भी सनरेज आपकी यहाँ फॉल होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा किरणें आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसीलिए व्हाइट गाड़ी का जो एल्बिडो है वो ज़्यादा होगा ब्लैक गाड़ी के कंपैरिजन में। अब मैं मान के चल रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स को पता चल गया है कि एल्बिडो क्या है। एल्बिडो से रिलेटेड कितना भी डिफिकल्ट प्रश्न आएगा आप आसानी से कर लेंगे। जैसे मैंने इसके पहले जो प्रश्न आपको दिखाया है उसका लेवल थोड़ा अच्छा है, तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन अगर एल्बिडो पता है क्या होता है तो आप आसानी से कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्ट बैक की बात हम करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी ज्यादा किरणें रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो उसका एल्बिडो ज्यादा होगा। इसीलिए हम कहते हैं मिरर का एल्बिडो ज्यादा होगा, आइस का एल्बिडो ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, वही चीज यहां पर लिखा गया है, एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट अ सरफेस रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो मैं फिर रीड नहीं कर रही हूँ। दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षा में देखा जाता है, पूछा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकायों में बड़े पैमाने पर शैवाल की उपस्थिति घुले हुए ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। ठीक है, उद्योगों से गर्म अपशिष्ट जल का निर्वहन जल निकायों में घुले हुए ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी भी वाटर में जो एल्गीज हैं, ठीक है, वो उनकी लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट होगी तो ये इंडिकेट करेगा कि उसका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उस पानी में वो भी आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि जो हॉट वेस्ट वाटर है इंडस्ट्रीज से निकला हुआ, उसको हम किसी भी रिवर में या वाटर बॉडी में छोड़ दे तो उस केस में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, एक में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बढ़ने की बात कही गई है और एक में क्या कहा गया, मैंने एरो उल्टा बना दिया, एक में कम कहा गया। तो चलो आप लोग वीडियो पॉज करो और आंसर दो। ठीक है, मैं क्या करूंगी, आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। ध्यान से देखो, ये नदी है, ठीक है, एक वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इस नदी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा है। इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो ऑक्सीजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करेंगे?
डिसॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना इसमें, हम घुले हुए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है। अब इस पानी में हम एल्गीज की मात्रा को बढ़ा दें। आपने देखा है ना कि कहीं तालाब वालाब दिखता है तो उसमें पूरा हरा हरा काई की तरह जम जाता है, तो हम कह रहे हैं कि हमने एल्गीज की मात्रा को वहां पर बढ़ा दिया अचानक से। तो जब एल्गीज की मात्रा बढ़ेंगी तो इमेजिन करिए, तो वो कभी मरेंगी भी एल्गीज, और जब वो मरेंगी तो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनका डिकम्पोजिशन करेंगे, उनका अपघटन करेंगे, और उसके लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो कभी भी अगर पानी में एल्गीज की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसको कि हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, तो उसके वजह से पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जो आपके एल्गीज है, उनकी जो डेड बॉडीज है, जब उनका डिके होगा, उनका अपघटन होगा, तो उस समय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल गलत है। अगर एल्गीज की पॉपुलेशन बढ़ी, एल्गल ब्लूम हुआ पानी में, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा घटेगी। दूसरा दिया गया है, उद्योगों से गर्म अपशिष्ट जल का निर्वहन जल निकायों में घुले हुए ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है। ये बिल्कुल सही है। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, अगर वो पानी में छोड़े जाएंगे तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उससे क्या होगा, जो वाटर बॉडी है उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा पहले हम देख लेते हैं। पूछा गया है कौन सा सही है, तो केवल 2 आपका सही है। अब क्लास यहाँ पर देख लीजिए, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म एनवायरनमेंट में आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो ऑक्सीजन डिमांड है वो किसके द्वारा की जा रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जा रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये ऑक्सीजन डिमांड क्यों की जा रही है? डिकम्पोजिशन के लिए की जा रही है, अपघटन क्रिया के लिए की जा रही है। यहाँ पर देखो ये पानी है, ठीक है, इस पानी में जो काले 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 जो डॉट्स दिख रहे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम कह रहे हैं ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट है पानी में। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन है प्रेजेंट पानी में, और यहाँ पर जो हरे हरे ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे बताइए? ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करेंगे, अपघटन करेंगे, और इसके अपघटन करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, इसको डिके करने के लिए इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। जिसके वजह से पानी में हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर जितना ज़्यादा एल्गी है, एल्गी भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी हम कहेंगे कि किसी भी पानी का BOD ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उस पानी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि उस पानी में पॉल्यूशन ज़्यादा है, उसमें पॉल्यूटेंट ज़्यादा है। ठीक है, और इन्हीं पॉल्यूशन के डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और क्या इंडिकेट करेगा? इसका मतलब उस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी भी है। ये चीज़ क्लियर हो गई क्लास? अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारे और आपके बीच में, ठीक है, एक साधन जो है बातचीत का, वो कमेंट बॉक्स है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैम मुझे BOD नहीं समझ में आया, तो हम आने वाले क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे प्रश्न के माध्यम से आपको समझा देंगे। लेकिन बस हमेशा दिमाग में रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जब भी किसी भी पानी का ज़्यादा होगा तो वो ये इंडिकेट करेगा इस पानी में किस जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेंट है, उनकी मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब उस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी है। और मैंने आपको कई बार बताया है, अगर किसी पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उस
एरिया को हम डेड जोन कहते हैं। आजकल न्यूज़ में रहता है कि ओशियनिक वाटर में डेड जोन क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बचा ही नहीं था, जिसके वजह से जो जीव जंतु, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने भी उस जगह को छोड़ दिया और जो थोड़े बहुत थे वो मर गए वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं बची। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नोटिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। 1927 फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बात की है। वेयर ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेशली परमिटेड। यहाँ पे क्या बोला गया है? भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सभी गतिविधियां तब तक निषिद्ध रहती हैं जब तक उन्हें विशेष रूप से अनुमति ना दी जाए। मतलब आप कोई किसी भी तरीके की एक्टिविटी उस एरिया में नहीं परफॉर्म कर सकते हैं जब तक कि आपको परमिशन ना दी जाए। तो ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, ठीक है, जब तक कि परमिशन ना मिले। तो कम्युनिटी रिजर्व दिया है, रिजर्व फॉरेस्ट दिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दिया है और नेशनल पार्क दिया है। तो अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। यहाँ पर ABCD में से जो सही उत्तर है वो है आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जाएगी जब तक कि परमिशन ना ले ली जाए। यहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए क्लास, जब भी हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की, ठीक है। इसमें मेनली हम क्लासिफाई करते हैं, हम दो मेजर क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं, लेकिन तीन मेजर क्लासिफिकेशन होती है। एक आपका होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और एक होता है अनक्लास्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अगर आपको अपने नोटबुक में लिखना है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट की बात की गई है। रिजर्व फॉरेस्ट को पूरी तरीके से रिजर्व रखा जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउ होती है, सब प्रोहिबिटेड होती है, हर एक्टिविटी। लेकिन अगर बाई चांस आपको कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी विदाउट परमिशन नहीं परफॉर्म की जाती। प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें क्लास, तो यहाँ पर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, लेकिन तब भी ये एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पर देख लीजिए, एन एरिया नोटिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट हैव लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब जो प्रोटेक्शन है वो बहुत कड़ा नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जब तक कि उस पर प्रोहिबिशन ना लगाया जाए, जब तक कि रोक ना लगाई जाए, तब तक आप कोई भी एक्टिविटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। और जो फॉरेस्ट इन दोनों में से किसी में नहीं आता, उनको अनक्लास फॉरेस्ट में रख दिया जाता है। क्लियर हो गया ना क्लास? ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आया। बस ध्यान रखिएगा, जब भी रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे तो पूरी तरीके से उसे संरक्षित कर दिया गया है, उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। वहां पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जाएगी जब तक कि परमिशन ना दी जाए, ठीक है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक्टिविटी पे रोक लगा दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, तो फिर आप उस एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉरेस्ट जो है उसको हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रख दिया, तो हो सकता है जो छोटी मोटी जनजाति उस फॉरेस्ट में रहती हो वो लकड़ियां भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने कह दिया कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अब लकड़ियां भी नहीं बिन सकते वो लोग, हाँ, तो उस कंडीशन में वो प्रोहिबिट हो जाएगी वो एक्टिविटी। तो सारी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जब तक कि कोई रोक ना लगाई जाए। और अनक्लास्ड में क्या होता है? एन एरिया रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया। अनक्लास दिख रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट के लिस्ट में है, ठीक है, ये क्लियर है, फॉरेस्ट है वो, लेकिन वो इन दोनों में से किसी भी क्लास में नहीं आता है, तो इसी वजह से उसको अनक्लास्ड कैटेगरी में रख दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, आ गया होगा आपको समझ में।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, और इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे तब भी मैं बस डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पहले बने हैं, ठीक है, और पूरी संभावना है कि आगे भी बनेंगे, अगर पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, जो पूछने का तरीका उन्होंने सेम रखा तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एफर्ट टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन की बात इन्होंने की है, ओजोन क्षरण की बात की गई है। यहाँ पर को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंडेट्स द सेम फेज आउट टाइमलाइन फॉर ऑल द कंट्रीज ड्यू टू सीवियरिटी ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगी। अंडर द किगाली एग्रीमेंट, parties agreed to phase down the hydrofluorocarbon due to their high global warming potential। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं, सभी देशों के लिए ओजोन क्षरण की गंभीरता के कारण समान चरणबद्ध समय सीमा अनिवार्य करता है। यहाँ पर बोला गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने सारी कंट्रीज के लिए, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के फेज आउट की बात की है, ठीक है, मतलब सबके लिए एक टाइमलाइन डिसाइड की है कि इसी टाइमलाइन में हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को खत्म करना है, मतलब उनका यूज नहीं करना है। फिर दिया गया है कि किगाली समझौते के तहत देशों ने उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के कारण हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। अब आप क्या करिए, इसको पॉज कर लीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए और आंसर देने का प्रयास करिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब पॉज को हटा लीजिएगा, अपना उत्तर दे लीजिएगा, तब दिख रहा है ना क्लास? ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रश्न ही नहीं दिख रहा है। आराम से वीडियो को पॉज करिए, अच्छे प्रश्न है तो समय लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, हमने कई बार पढ़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। हर बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है, 80% को पता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है। पूछा जाता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। 90% बच्चों को पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी गुड, एग्जामिनर को पता है, अब सारे स्टूडेंट्स को ये पता है। तो वो अब जानना चाहेगा क्या आपने बस यही पढ़ा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, या इसके बारे में भी पढ़ा है? तो अब यहाँ पर जो पहली चीज दी गई है कि सभी देशों के लिए ओजोन क्षरण की गंभीरता के कारण समान चरणबद्ध समय, ठीक है, सीमा, फेज आउट टाइमलाइन अनिवार्य करता है, ये आपका गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, किगाली समझौते के तहत हमने SCFC के फेज आउट की बात की है, नहीं, हमने किगाली एग्रीमेंट के थ्रू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के फेज आउट की बात की है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं क्लास, वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा एफर्ट है ना, स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एफर्ट टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लीशन। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। यहां पर देख लीजिए, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रही हूं। हाँ, तो देखिए क्लास, यहां पर एक बार नॉट करेक्ट की बात की गई है। यही चीज मैं आपसे कहती हूं, इसीलिए मैंने एक बार आंसर को ध्यान देखा कि ये नॉट करेक्ट की बात की गई है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, ठीक है क्लास, सी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नॉट करेक्ट को ना देख के करेक्ट मान के आंसर क्या लगा दिया था कि दोनों में से कोई स्टेटमेंट नहीं सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो दोनों में से कोई नहीं सही है, तो आपका सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका आया कब था, ईयर। तो याद करिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो 1987 में आया था, और ये इंप्लीमेंट कब किया गया, लागू कब से किया गया, तो वो 1989 से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1987 में इसको साइन किया गया, इंप्लीमेंट हुआ है 1989 में। इसका मेन पर्पस क्या था? ओजोन को प्रोटेक्ट करना। ओजोन डे हम कब मनाते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं। ये याद रहेगा मेरे स्टूडेंट्स को
ठीक है। यहाँ पर हमने किन किन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के फेज आउट की बात की थी, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की थी, हेलॉन्स की बात की थी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, मिथाइल क्लोरोफॉर्म की, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की और मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसकी बात की गई थी। अब यहाँ पर किगाली एग्रीमेंट को हम देख लें। किगाली एग्रीमेंट जो है ये भी ओजोन डिप्लीशन से ही रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किया गया था, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कब हुआ था? 2016 में हुआ था। कहाँ पर? किगाली में, रवांडा में, याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के एमिशन की बात इन्होंने की। वहां पर प्रश्न में अगर आपने देखा होगा तो क्या दिया था? HFCF की बात की गई थी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात की गई थी। यहां पर प्रश्न देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर देखिए क्लास, यहां पर हमने किसकी बात की थी? HCFC की बात की थी, ठीक है। यहां पर देखिए तो यहां पर हमने किसकी बात की थी? HCFC की बात की थी, ठीक है। तो वो गलत था। क्यों? क्योंकि किगाली एग्रीमेंट में हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात की है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़े हम, यहां पर ध्यान दीजिए क्लास। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत थे, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बता दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने फेज डाउन कंजप्शन की बात की थी, किसके? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के, स्टेप वाइज, ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइम टेबल्स। डेवलपिंग कंट्री के लिए और डेवलप्ड कंट्री के लिए डिफरेंट टाइम टेबल्स, टाइमलाइन सेट की गई थी। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि सेम टाइमलाइन सेट की गई थी? नहीं, ये डिफरेंट टाइमलाइन सेट की गई थी। और किगाली में मैंने आपको बता दिया, किगाली में हमने किस पर फोकस किया था? मेनली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर अ डिस्टिंक्ट फैमिली टू द कंपाउंड दैट वेयर डेवलप्ड टू हेल्प with timely phase out of क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां पर बस ये याद रखिएगा, इसमें हमने किसके फेज आउट की बात की थी? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्लास, क्या दिया गया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीथेन CH4 एंड इट्स इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, मीथेन से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, तो आप लोग कहते हैं हाँ है। मीथेन कहाँ से एमिट होती है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब उसी से रिलेटेड एक अच्छा प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं। मीथेन हैज अ लॉन्गर एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पैन देन कार्बन डाइऑक्साइड। Global warming potential of methane is lower than that of the carbon dioxide. Human activities contribute more to methane emission than natural sources. Fossil fuels are the largest anthropogenic source of methane emission. तो वीडियो को पॉज करना है, पॉज करिए, मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए, CH4 की बात की गई है क्लास, मीथेन की बात की गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल, एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पैन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक होता है, ये आपका गलत है। मीथेन का जो लाइफ स्पैन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो ज्यादा समय तक रहेगा एज कंपैरिजन टू मीथेन, ठीक है। फिर देखिए, मीथेन की वैश्विक तापमान क्षमता, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है। ये आपका क्या है? ये आपका गलत है, याद रखिएगा। मीथेन की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है CH4 की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात की गई है, वैश्विक तापमान की बात की गई है क्षमता की, तो वो मीथेन की ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। मानव गतिविधियां मीथेन उत्सर्जन में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में अधिक योगदान देती है, ठीक है। यहाँ पर ये सही है। अगर हम देखेंगे तो 60% मीथेन का जो एमिशन है वो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, जिसको कि हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। वही इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जो भी ह्यूमंस द्वारा एक्टिव जो भी होता है वो एंथ्रोपोजेनिक होता है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। तो ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मीथेन एमिशन में एज कंपेयर टू नेचुरल एमिशन, ठीक है। नेचुरल एमिशन मीथेन का कहाँ से होता है बताइए?
खेत से होता है ना, जब ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स, तब होता है मीथेन का एमिशन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा मानव जनित स्रोत है। यहाँ पे दिया गया फॉसिल फ्यूल आर द लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में देखेंगे वहां पर मीथेन का बहुत ज्यादा एमिशन होता है। तो यहाँ पर सही क्या है, केवल 3 सही है। अच्छा प्रश्न है ना क्लास, तो बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए एक बार आप लोग, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई है तो उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 7 से 12 साल तक का होता है। मतलब अगर मीथेन का एमिशन हुआ है तो वो एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम 12 साल तक रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट हुआ है तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो 100 ऑफ ईयर्स का होता है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट था जिसमें वार्मिंग की बात की गई थी, याद रखिएगा जो मीथेन होता है, ठीक है, वो ज्यादा हीट ट्रैप करता है पर मॉलिक्यूल। जो मीथेन के जो कण होते हैं वो ज्यादा हीट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से हम कहते हैं मीथेन की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से ज्यादा होती है, क्योंकि मीथेन के मॉलिक्यूल ज्यादा हीट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, अपने में मतलब ट्रैप करना, पकड़ते हैं, ऐसे समझ में आ रहा होगा। फिर हमने थर्ड स्टेटमेंट को देखा था कि अगर हम देखेंगे 60% ऑफ मीथेन एमिशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है, ये सही है। और ह्यूमन एक्टिविटीज में अगर हम देखेंगे तो 40% जो एमिशन है वो आपका किसके थ्रू होता है, वो यहां पर देखिए 40% ऑफ मीथेन एमिशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, खेतों में मीथेन का एमिशन होता है, तो खेती तो इंसान करते हैं ना, तो ठीक है 40% याद रखिएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हुई ना क्लास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न अच्छे हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि आपके डाउट को भी क्लियर करते हुए चलूं। जहां पर भी मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट मुझे 2 बार समझाना चाहिए तो मैं उसको 2 बार समझा रही हूं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होगी तो आप मुझे प्रश्न नंबर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ये भी एक ओजोन से रिलेटेड प्रश्न है, तो देख लीजिए क्लास, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओजोन इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। फिर दिया गया है ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। तो बताइए जो ओजोन होती है O3 वो ग्रीन हाउस गैस में है, और दूसरा आपको दिया गया है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन अवशोषित करती है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूं। पहले O3 की हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा क्लास, ओजोन की। ठीक है, ओजोन को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। ठीक है क्लास, गुड ओजोन कौन सी ओजोन होती है, जो कि समताप मंडल में, किसमें, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। और बैड ओजोन कौन सी होती है, जो कि क्षोभ मंडल में प्रेजेंट होती है, मतलब ट्रोपोस्फियर में। अब हम इसे गुड और इसे बैड क्यों कह रहे हैं? ये जो ओजोन है O3, उसको हम गुड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है वो यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ज़्यादा यूवी रेज आने से जो स्किन कैंसर होता है, इसको भी होने से रोकती है। तो ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज रिगार्डेड एज अ गुड ओजोन, जरूरी है हमारे पृथ्वी के लिए। लेकिन अगर यही ओजोन
क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो, जो कि सबसे लोवेस्ट लेयर होता है। हम अर्थ की जब बात करते हैं क्लास, तो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? क्षोभ मंडल की होती है। उसके बाद समताप मंडल होती है ना। तो ये ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हो तो वो बैड ओजोन होता है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस की तरह वर्क करता है। इसका मतलब वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करता है, वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। वो जो भी यूवी रेज आपकी आ रही हैं पृथ्वी पर, उसे एब्जॉर्ब करता है और उससे लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए अगर O3 आपके क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो तो उसको हम बैड ओजोन कहते हैं, और वही O3 जब स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट हो तो उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, हाँ है, ठीक है। सूर्य से आने वाली पैराबैग्नी विकिरणों को ये अवशोषित करती है, हाँ करती है। दोनों ही बिल्कुल सही है, बस यहाँ पर ये बैड ओजोन है क्योंकि ये हमारे क्षोभ मंडल में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये गुड ओजोन है। क्यों गुड ओजोन है? क्योंकि ये हमारे समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों ही सही है, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न हम देखें। अब यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, मॉन्ट्रियस प्रोटोकॉल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की बात अगर हम करते हैं तो आप सभी को पता होगा हम वेटलैंड की बात करते हैं। तो पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? It is a register of wetland sites which are totally isolated from humans and are completely protected. बोला गया है या एक ऐसा रजिस्टर है जो ऐसे आर्द्र भूमियों को वेटलैंड की सूची बनाता है जो पूरी तरीके से इंसानों से अलग और पूरी तरीके से संरक्षित है। मतलब किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर नहीं हो सकती है, जिन वेटलैंड्स को हम मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रख देते हैं। दूसरा दिया गया है, इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। फिर तीसरा दिया गया है, अ साइट वंस एडेड टू द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड कैन नॉट बी रिमूव्ड। और आखिरी दिया गया है, चिल्का एंड केवलादियो नेशनल पार्क आर द साइट इन इंडिया अंडर द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। तो क्लास अगर आपने देखा होगा कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में भारत की कौन सी साइट है, तो उसमें केवलादियो नेशनल पार्क शामिल है। अर्लियर जो था वो चिल्का भी था, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड्स से। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड्स में से इसको रिमूव कर दिया गया। तो ये चीज़ जो लिखी है कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में जोड़ा गया साइट कभी नहीं हटाया जा सकता, ये आपका गलत है, ठीक है। वो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में जिस साइट को हम रखेंगे वो पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, मतलब पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती वहां पर, ये भी गलत है, ठीक है। नहीं, हम मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखे हुए आर्द्र भूमि को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, क्योंकि उन आर्द्र भूमि को खतरा है ह्यूमन एक्टिविटीज से। हम उनको प्रोटेक्ट भी करने की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करने की बात नहीं कही जाती। पूरी तरीके से उस साइट को आइसोलेट नहीं किया जाता। और यहाँ पर भी आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बाद में चिल्का को हटा दिया गया था। तो सही उत्तर क्या है? सी है, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर क्या है? नहीं, सी नहीं, बी, ठीक है। बी आपका सही उत्तर बी हो गया, ठीक है। इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है। रामसर साइट्स में से 1-2 साइट्स आपके मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में होती है, ये बात है। मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ, ये कहा जा सकता है, लेकिन वंस एडेड और कैन नॉट बी रिमूव्ड ऐसा कुछ नहीं है। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से उस वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को हटाया भी जा सकता है। वो पूरी तरीके से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड और आइसोलेटेड नहीं होती है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिए आपका सही उत्तर भी है। अगर हम बात करें भारत में, तो केवलादियो जो नेशनल पार्क है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड व्हाइल चिल्का वाज प्रीवियसली लिस्टेड बट वाज लेटर रिमूव्ड। बाद में उसको हटा दिया गया, ठीक है। सही है ना क्लास? समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर: एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें से कौन कौन आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? देखिए क्लास, हमें पता है कुछ वनरेबल सेक्शंस होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, जैसे
अभी हम यहाँ पर देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा यहीं से। जिनको कि ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अब बैंक से आप लोग लोन लेते हैं, आप लेंड करते हैं मनी। बैंक भी क्या चाहेगा, उन लोगों को पैसे लेंड करना, उन लोगों को पैसे देना जहाँ से उनको रिटर्न मिल पाए। अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो ये जो लोन बैंक ने आपको दिया है वो बैंक के लिए एक एसेट होता है, ठीक है। अब ये हमारा बैंक है, समझो, ध्यान से सुनना, ये बैंक है। बैंक में कुछ कस्टमर जो हैं वो डिपॉजिट करते हैं, अपने पैसे को ले जाकर जमा करते हैं, जो डिपॉजिटर्स होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेते हैं, जो बैंक से पैसा लेंड करते हैं, ठीक है। बैंक के लिए जो पैसे डिपॉजिट किए गए हैं डिपॉजिटर द्वारा, वो इनके लिए एक लायबिलिटी होती है, एक लायबिलिटी होती है। समझो, लायबिलिटी मतलब क्या, कि बैंक को पता है मेरे कस्टमर ने जो पैसा मेरे यहाँ आकर डिपॉजिट किया है, मुझे अपने कस्टमर को ये पैसा वापस करना है। बैंक को क्या करना है, ये पैसा अपने कस्टमर को वापस करना है विद इंटरेस्ट। आप एफडी कराते हो ना, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो आपने अपना पैसा ले जाके बैंक में रख दिया और बैंक से जब आपको लगेगा निकालना है तो आप निकालोगे, और बैंक भी एक फिक्स टाइम के बाद निकालोगे आप, बैंक भी आपको इंटरेस्ट देगा। तो ये बैंक के लिए हमेशा एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी की हमें वापस करना है। और बैंक का एसेट क्या होता है, समझिए, बैंक का एसेट क्या होता है, बैंक जो लोन अपने कस्टमर को देती है। अब बैंक ने आपको लोन दिया तो बैंक का वो एसेट होगा, संपत्ति होगी, परिसंपत्ति। उसे पता है कि कुछ समय बाद मेरा कस्टमर इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को मुझे वापस दे देगा। और बैंक बेचारा परेशान कब होता है, जब उसके कस्टमर बैंक से लिया गया पैसा उनको वापस नहीं कर पाते हैं, तभी वो एसेट जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि बैंक को जो पैसा कस्टमर को देना चाहिए था एक समय बाद विद इंटरेस्ट, कस्टमर ने वो पैसा बैंक को नहीं दिया और बैंक को घाटा हुआ, बैंक का एसेट एनपीए में कन्वर्ट हो गया। ये चीज क्लियर है ना। तो बैंक जो है अपने उन्हीं कस्टमर को देना चाहेगा पैसा जो स्ट्रांग हो थोड़ा, हाँ, जिनसे उन्हें उम्मीद हो कि वो कुछ समय बाद मेरे एसेट को वापस मुझे कर देंगे, इसको एनपीए नहीं करेंगे, मेरे से लोन ले रहे हैं तो विद इंटरेस्ट वापस करेंगे। बैंक तो यही चाहेगा ना, डूबना तो चाहेगा नहीं बैंक, बताओ, डूबना चाहेगा नहीं, डूबना चाहेगा। लेकिन अब हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें आपको पता है एग्रीकल्चर में फार्मर्स के पास इतना पैसा कहाँ होता है। अगर अनाज पैदावार अच्छी हुई तो फार्मर खुश, लेकिन अगर पैदावार किसी साल खराब हो गई तो वो कैसे पैसे वापस करेगा। तो बैंक भी हिचकिचाएगा कि हम फार्मर्स को क्यों दें। तो इसी वजह से बैंक के लिए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बना दी गई कि देखो, आप अपने मजबूत कस्टमर्स को तो लेंड करो, पैसा लोन दो, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी जरूरी है जहां पर आपको लोन देना पड़ेगा। वो सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सब आता है। इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं, डी आपका सही उत्तर है। बस नाम देखिए ना, पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आपको इस सेक्टर में कुछ प्रतिशत लेंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, लोन देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको पीएसएल बना दिया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बना दिया गया। उसमें एग्रीकल्चर आएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आएंगे, ठीक है, एमएसएमई आएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। चलो यहां पर देखिए, सारे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे पीएसएल में आते हैं, ठीक है। और आरबीआई ऑफ इंडिया हैज क्लासिफाइड द प्रायोरिटी सेक्टर इनटू 8 कैटेगरीज। किसने इसको कैटेगराइज किया है? सारे बैंकों के पापा ने। और सारे बैंकों के पापा कौन है? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने सारे बैंकों का, ठीक है, आप अपने मजबूत कस्टमर को पैसे दो, लेकिन कुछ सेक्टर जहां पे इनको रिक्वायरमेंट है पैसे की, आप उनको भी लोन देंगे, और इन सेक्टर्स को हम पीएसएल में डाल देते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मौजूदा प्रदूषकों के कारण होने वाली बीमारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमें विचार करना है, बताइए। इटाई, कैडमियम,
के द्वारा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? साइंस का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर इटाई जो डिजीज है वो आपका कैडमियम की वजह से होता है, एकदम सही है। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है, सही है। ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक की वजह से होता है, सही है। तो 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिन्ना द्वारा वर्ष 1929 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष कितनी सूत्री मांग रखी गई थी? तो बताइए 1929 में कितनी डिमांड रखी गई थी? ठीक है, कितने पॉइंट डिमांड रखे गए थे जिन्ना द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने? तो इसको बोला ही जाता है 14 पॉइंट्स डिमांड, जो कि जिन्ना ने पेश की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो ए आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट से नाखुश होकर 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष रखी थी। ठीक है, और ये 14 सूत्री डिमांड क्या है याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ज्यादा है। बस ये याद रखिएगा कितनी सूत्री डिमांड रखी गई थी, 14। चलो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी पहले ये प्रश्न देखते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्न है और आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। तो अब मॉडर्न इंडिया का जो प्रश्न है बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगी अभी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगे, गांधी इरविन समझौता, नेहरू रिपोर्ट और दांडी मार्च की शुरुआत। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और उत्तर दीजिए। वीडियो को पॉज करिए और उत्तर दीजिए। अब मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ, कुछ किस्से आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो बात बताने जा रही हूँ। हम लोग चलते हैं 1919 के समय में, 1919 के समय में। 1919 के समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्लियर है क्लास? ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919 एक्ट में बोला गया था कि अब इंडियन पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे, एक प्रोविजन था। दूसरी चीज बोली गई थी कि 10 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स एक कमीशन बिठाई जाएगी। 10 साल बाद एक कमीशन बिठाई जाएगी जो क्या करेगी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उससे क्या क्या बदलाव आया है उसको देखेगी, चेक करेगी, मतलब रिव्यू करेगी। ठीक है, 10 साल बाद एक कमीशन को बिठाया जाएगा, कमिटी को बिठाया जाएगा रिव्यू करने के लिए। ठीक है, इसी में बोला गया था। 10 साल पूरे नहीं हुए थे, उसके पहले ही 1927 में एक कमीशन आया और उस कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन। ठीक है, आप सभी को पता है। साइमन कमीशन का विरोध हर जगह भारत में हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। 1919 एक्ट में हमने कहा था कि हम इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे और फिर जब इसी को रिव्यू करने के लिए कमिटी का गठन हुआ साइमन कमीशन, उसमें हमने एक भी भारतीयों को नहीं शामिल किया, जिससे नाखुश होकर सबने विरोध किया। हर जगह गो बैक साइमन का नारा हो रहा था। ठीक है, नारा लगाया जा रहा था। इसी नारे को लगाते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत अधिक घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये चीज क्लियर है। यहां पर साइमन कमीशन को जिसने भेजा था भारत में, ब्रिकेनहेड, ये भारत का सेक्रेटरी था। जब उसके पास बोला गया कि भाई ये क्या है, क्यों नहीं किसी इंडियन को आपने शामिल किया है, विरोध किया सारे पार्टीज ने, तो ब्रिकेनहेड ने कहा कि अगर भारतीय इतने योग्य हैं, ठीक है, अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है तो आप एक अपना रिपोर्ट तैयार करिए और सब उस पर सहमत होइए।
आप सब उस पर सहमत होइए। तो इसी के चलते साइमन कमीशन के समय ही नेहरू रिपोर्ट बनी, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू द्वारा। और याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमेनियन स्टेटस की बात की थी, ये बहुत ही आवश्यक है। हमने डोमेनियन स्टेटस की बात की थी, ठीक है, डोमेनियन स्टेटस की बात की थी नेहरू रिपोर्ट में। हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। तो 1928 में हमारे जो उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे, और एक दो लीडर्स आपके थे जिन्होंने मिलकर नेहरू रिपोर्ट तैयार की, और इन्होंने ब्रिकेनहेड ब्रिटिश एम्पायर के पास ले जाके रख दिया, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ये देखिए हमारी भी रिपोर्ट तैयार हो गई है, अब आप हमारी रिपोर्ट इंप्लीमेंट करिए। हम आपको 1 साल का समय दे रहे हैं, आप नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करिए। आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कुछ, करती है हमारे हित में नहीं करती है। तो उन्होंने चैलेंज तो दे दिया था, और जब चैलेंज पूरा कर दिया गया तो उन्होंने उस रिपोर्ट को 1 साल तक इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो अब जो हमारे यंग लीडर्स थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि अब हमें डोमेनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, बहुत हो गया, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1 साल का समय भी हो गया, अब हम अपनी पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। तो 1929 का जब समय आया, ध्यान दीजिएगा, 1929 का समय आया तो लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक आईएनसी का एक सेशन हुआ, ठीक है, और रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फैलाकर क्या कहा? आज से हमारी मांग है पूर्ण स्वराज की, और आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये डिक्लेयर कर दिया गया। समझ में आया? अब डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए। फिर आपको पता है ये हुआ, और 1930 के समय भारत में कौन सा आंदोलन हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, जिसमें कि नमक कानून को तोड़ा गया ना। दांडी मार्च जिसे कहते हैं, साबरमती से दांडी वाला मार्च, महात्मा गांधी ने तट पर पहुंच पर क्या किया? नमक बनाया, और नमक जो आपका कानून था उसको तोड़ दिया गया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। और इसी समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 होती है, RTC 1 होती है, जिसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस करने की बात कही गई थी। सारे पार्टीज को बुलाया जाता है, लेकिन आईएनसी नहीं पहुंचती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत में क्या स्टार्ट कर दिया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। इसी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, और बोला जाता है कि किसी भी तरीके से आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेके आइए। तो इसी के चलते महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका जाता है, और महात्मा गांधी सरोजनी नायडू के साथ कहां जाते हैं? आईएनसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लैंड। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कि पूना पैक्ट की बात कर दी जाती है, और उससे नाखुश होकर महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, ये सारी स्टोरी हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट था। तो देखिए 11 पॉइंट डिमांड ऑफ महात्मा गांधी, गांधी इरविन पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट और स्टार्ट ऑफ दांडी मार्च। मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बता दूं, आपको याद रहेगा, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और वाला समय था तो महात्मा गांधी ने पहले से भी इरविन से बात करने का प्रयास किया था। 11 पॉइंट डिमांड इन्होंने भी रखा था, लेकिन उस समय इरविन ने महात्मा गांधी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उनकी डिमांड को नहीं पूरा किया। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पार्टिसिपेशन को अनिवार्य बताया गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तब गांधी इरविन पैक्ट होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और गांधी इरविन पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट और स्टार्ट ऑफ दांडी मार्च। ठीक है, तो इसको देखिए, तो दांडी मार्च, ठीक है, 4 होगा। उसके बाद ना गांधी इरविन पैक्ट होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, तो 4-2 हो गया। सबसे पहले तो 1928 के समय आपकी नेहरू रिपोर्ट ही आ जाती है, 3 हो गया। ठीक है,
फिर 1 हो गया, 3 1 4 2। आपका सही उत्तर क्या है? आपका डी जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, डी आपका सही उत्तर है। तो क्लास बस आप याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं 1919 का मेरे स्टूडेंट्स अब याद रखेंगे कौन सी रिपोर्ट आई थी, 1919 की बात कर रही हूं मैं, मॉन टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद 1927 में अगर हम देखें साइमन कमीशन आया था। फिर यहां पर देखिए 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। 1 साल का टाइम दिया गया। 1929 में क्या हुआ क्लास? लाहौर सेशन हुआ और हमने किसकी मांग की? हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, ठीक है। और फिर 1930 का अगर हम समय देखेंगे तो इसमें 11 पॉइंट डिमांड, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं, सीडीएम करो इसको, सीडीएम, और फर्स्ट राउंड टेबल आरटीसी 1930 में हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले कौन सा हुआ है? गांधी इरविन पैक्ट हुआ है। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्टोरी आपको याद रहेगी। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से सारे इवेंट्स पढ़ा दूंगी तो आपको याद रहेगा, परेशान मत होइएगा। अभी इतना क्लियर हो गया होगा ना। चलो अगला प्रश्न, दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। लॉर्ड लैंसडाउन के समय तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर अगला दिया है ब्रिटिश भारत में कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए क्लास। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको पॉज करना है तो। यहाँ पर आपका दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल गलत हैं। डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए अगर हम बात करें एंग्लो बर्मा युद्ध की और थर्ड, तो ये किसके समय में हुआ है? ये उसके समय में हुआ है जिसके समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। तो बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में किस वाइसरॉय के समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय पे। और थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये भी किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय पे हुआ था, ठीक है। प्रश्न में दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया था? भारत में 3 दिल्ली दरबार हुए थे। गलत है, भारत में 4 दिल्ली दरबार हुए थे। कितने हुए थे? 4 दिल्ली दरबार हुए थे। पहला जो दिल्ली दरबार था वो 1877 में हुआ था। किसके समय पे? लिटन के समय पे, लिटन के समय पे, ठीक है, याद रखिएगा लिटन के समय पे। लिटन वही है जिसने की वेनाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था जो, ठीक है, उसी के समय में पहला दिल्ली दरबार हुआ था। यहां पर देख लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था। किसके समय पे? उसी के समय पे जिसने की बंगाल का विभाजन किया था। तो 1903 में कौन था? 1903 में लॉर्ड कर्जन था। इसी ने तो 1905 में बंगाल को विभाजित किया है। फिर 1911 में हुआ था। किसके समय पे? लॉर्ड हार्डिंग के समय पे। और हार्डिंग पे ही तो बम गिराया गया था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जिसे बोलते हैं, राज बिहारी बोस शामिल थे इसमें, बोस याद रखिएगा, ठीक है। और दिल्ली दरबार में ही तो जो कैपिटल थी उसको कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ये सब किसके समय में हुआ है? लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है। और हम चौथे दिल्ली दरबार की बात करेंगे तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ है 1921 में। तो याद रखिएगा भारत में कुल 4 दिल्ली दरबार हुए थे। पहला 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, और लॉर्ड लिटन वही इंसान है जिसने वेनाकुलर प्रेस एक्ट लाया था।
फिर उसके बाद 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन वही इंसान है जिसने कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ये याद रहेगा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, और लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली दरबार में ही जो कैपिटल था उसको कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, और क्या किया गया था, जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द भी किया गया था, और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जिसमें क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे बम फेंका था, किसने, रास बिहारी बोस ने। फिर 1921 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिवीजन हो रहा होगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप लोग टाइम दे रहे होंगे मुझे तो क्लास भी आपके लिए यूजफुल होगी। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ा सा समय लो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि कर रहे हो नोट डाउन, क्लास समझ में आ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है या फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। मुझे बताइएगा ज़रूर, किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए क्लास, एक चीज़ मैं आज आपको क्लियर कर दूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं यूजुअली क्लास में नहीं बोलती हूँ लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप लोग मेहनत करते हैं सिलेक्शन के लिए, जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे आप बहुत खुश होंगे। हम लोग मेहनत करते हैं कि हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हों और हमारे भी कोचिंग का नाम हो, ठीक है। हम सब मेहनत इसीलिए कर रहे हैं। तो जब आप मुझे बताते हैं कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, या मैम प्लीज़ ये चीज़ ज़्यादा इंक्लूड कर दीजिए, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चलता है कि अच्छा मेरे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमारे और आप में ये जो कमेंट से जो मैं आपका पढ़ती हूँ उससे मुझे पता चलता है, और मैं चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन होने के बाद जब आप सभी ऑफिसर बन जाइए और इंटरव्यू देने जाइए तो कहिएगा ऐश्वर्या मैम ने हमें पढ़ाया था। तो मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी क्लास। और आप लोग के माँ बाप दुआ दे देंगे अगर, तब तो उससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात होगी ना। तो हमारे और आपके बीच में यही तो एक जो कमेंट बॉक्स है वही तो एक कनेक्शन है। तो इसीलिए कहीं पर भी दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं हमेशा से एक चीज़ मानती हूँ, जो टीचर वो नहीं है जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को पास करा दे। टीचर वो है जो एक कमज़ोर बच्चे को, या फिर जिसको नहीं समझ में आ रहा, कमज़ोर तो कोई नहीं होता, बस पढ़ने के तरीके में थोड़ा अलग होता है, ठीक है, उसको अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, जो बच्चे कम मार्क्स पा रहे थे उनको ज़्यादा मार्क्स दिलवा दे, तो वो एक अच्छा टीचर है। तो मेरा तो फोकस हमेशा हर स्टूडेंट्स पे रहता है, मेरे लिए सब समान है। तो अगर कोई भी दिक्कत कहीं पर भी हो रही होगी और मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, और आप में से किसी भी स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और आप चाहते हैं कि हमारा साथ ऐसे बना रहे, ठीक है, और आपको मदद मिल रही होगी, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है क्लास। चलो अब इस प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है। इस आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन हुआ था। तो देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं ना, जब महात्मा गांधी ने क्या कहा, डू और डाई, करो या मरो का नारा दे दिया गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला गया है कि उनको आगा खान पैलेस में रखा गया था। नहीं, उनको आगा खान पैलेस में नहीं रखा गया था। हाँ, पैरेलल गवर्नमेंट, समांतर सरकार की बात अगर हम करें तो कई जगह फॉर्म हुई थी, जैसे कि सबसे पहले समांतर सरकार कहाँ बनी थी पैरेलल गवर्नमेंट, बलिया में, ठीक है। तो ये आपका सही है, पहला आपका गलत है। तो यहाँ पर प्लीज क्लास देख लीजिए कि ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। मुझे तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, मैं अक्सर नोट को छोड़ देती हूँ, मैं तो अक्सर तो छोड़ देती हूँ ना, तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, करेक्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्हें अहमदनगर जेल में रखा गया था, ना कि आगा खान पैलेस में रखा गया था। और अगर हम भारत में बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कहाँ कहाँ पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो सबसे पहली जो पैरेलल गवर्नमेंट थी वो बलिया में फॉर्म हुई थी 1942 के समय। और नेतृत्व किसने किया था, लीडर कौन था, चिंतु पांडे, याद रखिएगा, चिंतु पांडे, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद हम देखेंगे मिदनापुर जिले में भी 1942 में आपकी
सरकार, जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, जो कि 1944 तक रही थी। तो ये दोनों से प्रश्न पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी थी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन से ट्राइब्स जो हैं, वो ट्राइब्स वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके किसके, इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपका सही उत्तर है माहीगिर। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माहीगिर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीमाबाद क्षेत्र में पाई जाती है। ये याद रखिएगा, किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपके इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जनजाति है, ट्राइब से। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जनजातियों में प्रसिद्ध कलेवा, मिचनी, बेरी आदि क्या है। तो बताइए ये क्या है। कलेवा, ठीक है, मिचनी और बेरी लोक नृत्य है, लोकगीत है, भोजन है या फिर घर है। तो ये जो है ये सब भोजन है। सी आपका सही उत्तर होगा। ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न है ये, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। एक तरफ पत्रिका दी गई है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। तो देखिए, अध्यापक की बात करें तो ये मुरादाबाद में छपती है, सही है। कवि गोरखपुर में छपती है, सही है। माधुरी लखनऊ में, सही है। लेकिन मातृभूमि जो है, ठीक है, वो बनारस में नहीं छपती है। बी आपका सही उत्तर होगा। मातृभूमि की अगर हम बात करेंगे, इसका पब्लिकेशन कहाँ से होता है, कानपुर से होता है, याद रहेगा। ठीक है, देखिए 1922 में मुरादाबाद से अध्यापक, उरई से लोकमत, कानपुर से मातृभूमि और गोरखपुर से कवि, प्रयागराज से नवयुग, झांसी से स्वाधीन और लखनऊ से माधुरी और प्रयागराज से ही चांद मासिक का प्रकाशन हुआ करता था। ठीक है, लोकमत और नवयुग दोनों पत्रों ने असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी की विचारधारा का खुला समर्थन किया था। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन मथुरा से होता था। तो बताइए, ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। कल्याण, स्वदेशी, अखंड ज्योति, कर्मयोगी। तो अगर हम देखें तो कल्याण तथा अखंड ज्योति का जो प्रकाशन है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धार्मिक क्षेत्र क्या है, स्वाधीनता के बाद कल्याण तथा अखंड ज्योति का प्रकाशन धार्मिक क्षेत्र में एक नए जागरण के रूप में सामने आया। कल्याण का प्रकाशन 1926 में मुंबई से शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन एक वर्ष बाद ही यह गोरखपुर से प्रकाशित होने लगी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम कल्याण की बात करें तो इसका प्रकाशन 1926 में कहां से स्टार्ट हुआ था, मुंबई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक साल बाद ही इसका प्रकाशन गोरखपुर से होने लगा। ठीक है, इसके संपादक कौन थे, तो भाई हनुमान प्रसाद का नाम आप याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड कौन सी बात है, अच्छा, यहाँ पे अखंड ज्योति का प्रकाशन जो है वो कहां से हुआ था, वो मथुरा से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मथुरा से अखंड ज्योति युग निर्माण योजना के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार के मुखिया पंडित श्री राम आचार्य द्वारा आरंभ किया गया था और इसका प्रकाशन आज भी अनवरत जारी है। अखंड ज्योति अभी भी आती है ना, पतली सी मैगजीन होती है। तो अखंड ज्योति का प्रकाशन कहां से स्टार्ट हुआ था, मथुरा से। युग निर्माण योजना के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार के मुखिया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा ये आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखें हम। अगला देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करिए, तो स्पेशली आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया गया है। तो देखिए, द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक बोरोज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अ वैल्यू ऑफ 1 फॉर गिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री implies that there is a perfectly equal income for everyone in its population। यहाँ पर आपको बोला गया है कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसके तहत अन्य बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं
और दूसरा दिया गया है कि गिनी समता सूचकांक का मान अगर 1 होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि देश की पूरी जनसंख्या के पास आय पूरी तरीके से समान है, मतलब सारे जनता जो है उनको समान आय मिल रही है, समान इनकम मिल रही है। तो स्टेटमेंट बताइए कौन सा आपका सही है। हम देख लेते हैं ना, करेक्ट बोला गया है, करेक्ट। तो देखिए क्लास, पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है आपको, रेपो रेट वो रेट होता है जिसके के थ्रू जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से लेंड करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, गिनी कोफिशिएंट अगर 1 हो तो इंडिकेट करता है परफेक्ट इक्वालिटी, किसमें, इनकम में, ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि गिनी कोफिशिएंट अगर 1 होता है तो वो ये इंडिकेट करता है समानता नहीं, असमानता को, इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है। अगर गिनी कोफिशिएंट आपका 0 होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि समानता है, ठीक है, तब ये लिखा होता कि पूरी जनसंख्या के पास आय पूरी तरीके से समान है, अगर ये 0 होता तो दूसरा तो आपका गलत है, पहला आपका सही है। यहां पर देख लीजिए, पूछा जाता है पेपर में प्रश्न, आपके प्रश्न पूछा भी गया है, लॉरेंस कर्व के बारे में पूछा जाता है कि लॉरेंस कर्व क्या होता है। तो यही लॉरेंस कर्व है। लॉरेंस कर्व में एक तरफ क्यूमुलेटिव इनकम जो अर्न होती है वो लिखी रहती है और दूसरी तरफ क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम। मेनली आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लॉरेंस कर्व है वो पॉपुलेशन और इनकम के बीच में, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन के बीच में एक मैप ड्रॉ करता है, ठीक है। इधर क्या है, इधर इनकम है, ठीक है, आय है, और इधर प्यूपिल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम बात करते हैं, इसी में गिनी कोफिशिएंट आपका कैलकुलेट किया जाता है। अगर गिनी कोफिशिएंट जो है वो 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब सब लोगों को सेम अमाउंट की इनकम मिल रही है, ठीक है। परफेक्टली, यहाँ पे परफेक्ट लिख लो, परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर गिनी कोफिशिएंट आपका 1 है तो मतलब इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा असमानता है, तो किसी को भी समान इनकम नहीं मिल रही है, ठीक है। तो पेपर में प्रश्न आपका गिनी कोफिशिएंट से भी पूछता है, 0, 1 जो मैंने बताया है याद रखिएगा, और लॉरेंस कर्व से भी पूछता है कि लॉरेंस कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो एक तरफ क्यूमुलेटिव इनकम अर्न की बात की जाती है, आय जो अर्न की जा रही है, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी क्लास, ठीक है। अब एक बार मैं आप लोगों को रेपो रेट भी समझा दूं ना, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये बैंक है, ये बैंक है, और ये बैंकों का पापा हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ठीक है। अब बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच हुआ, लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच मतलब बैंक को पैसे चाहिए, बैंक के पास पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है। तो इसको इकोनॉमिक्स में हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं, पैसे नहीं बचे हैं। अब बैंक को पैसे चाहिए तो बैंक किसके पास जाएगा, अपने पापा के पास जाएगा। आपके पास जब लिक्विडिटी क्रंच होता है, पैसों की कमी होती है, तो आप माँ बाप से ही तो मांगते हो, जो घर के बड़े होते हैं उनसे ही तो मांगते हो। तो जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और कहेगा हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच हो गया, हमको कुछ पैसों की आवश्यकता है, आप हमको दे दीजिए। बैंक कहेगा ओके, हम आपको दे देते हैं। तो बैंक ने लिक्विडिटी दिया, लेकिन बैंक जिस रेट में ये लिक्विडिटी दे रहा है, ये पैसे दे रहे हैं, वो रेपो रेट कहलाता है। रेट मतलब इतने इंटरेस्ट के बाद मैं तुमसे, मतलब मैं पैसे वापस भी तो तुम मुझे दोगे। और याद रखिएगा, जब भी रेपो रेट की बात होती है, इसका फुल फॉर्म ही आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट, यहाँ पर हम किस चीज़ को रीपर्चेज करने की बात कहेंगे। बैंक जो है जब आरबीआई के पास, अपने पापा के पास जाएगा और कहेगा मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, तो आरबीआई को एज अ पापा पता होगा कि ये जो मेरा बच्चा है, ये जो बैंक है, ये बहुत बदमाश है। तो वो कहेंगे जो तुम्हारी कीमती चीज है थोड़ी, वो मुझे दो रखने के लिए, और जब तुम पैसे वापस कर दोगे तो मैं तुम्हारी कीमती चीज को भी वापस कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो बैंक है वो आरबीआई के पास जब लिक्विडिटी लेने जाएगा, पैसा लेने जाएगा, तो आरबीआई रेपो रेट पर इसको पैसे देगा, और यहाँ पर
कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रखवाएगा, कुछ उसकी कीमती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रखवाएगा और एक प्रॉमिस दिलवाएगा क्या, कि तुम ही इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस परचेज करोगे, ठीक है, परचेज करोगे मुझसे। तो एक तरीके से क्या हुआ, आरबीआई को उसके पैसे भी वापस मिल जाएंगे जब बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो उसने एज अ कोलेटरल रखा है उसके सामने उसको परचेज करेगा। इसीलिए रेपो रेट को हम रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। यहां पर रेपो रेट पे जब भी बैंक आरबीआई से पैसे लेगा तो उसे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी और एक